द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ लाहौर से शरीक गुफ्तगू हैं जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब। महबूब साहब ने तालीम तो सिविल इंजीनियरिंग की हासिल की, लेकिन ये तकरीबन 20-22 साल से एक बहुत अच्छा थिंक टैंक चला रहे हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी यानी पिलडैट। तो बिलाल साहब, आपने ये 2001 में कायम किया था, जी बिल्कुल दुरुस्त। तो अब तक का तजुर्बा कैसा रहा? एंड यू आर अ सेलिब्रिटी एक्चुअली। आपके यहाँ आपका मीडिया पे बड़ा अच्छा एक्सपोजर है और आपका बड़ा सॉलिड काम है। तो पाकिस्तान इज वेरी वीक इन द एरिया ऑफ थिंक टैंक्स। तो आपका तजुर्बा कैसे रहा? उसके बाद हम सियासत की बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शकील साहब। देखिए, सेलिब्रिटी का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसमें बाकायदा फॉर्मली ट्रेंड तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे शौक बहुत था स्टूडेंट्स लाइफ के ज़माने से। उस ज़माने में हमारी स्टूडेंट्स यूनियंस एक्टिव होती थी, तो मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था। तो उस ज़माने से मुझे शौक और ज़ौक था इस चीज़ का। तो मैं इसलिए पिछले 20 साल से करते हुए मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत पैशन के साथ इस फील्ड में काम किया और तकरीबन तमाम ही सियासी जमातों के साथ राब्ते रहे, पार्लियामेंट के साथ राब्ते रहे, इलेक्शन कमीशन के साथ राब्ते रहे और हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो एरिया है जिसमें पाकिस्तान बहुत, जिसको इस किस्म के काम की ज़रूरत है, सोच विचार की, एनालिसिस की और फिर कुछ रिफॉर्म्स की। तो हम उसमें कुछ अगर इस पे कोई हेल्प कर सक रहे हैं तो हम उसके लिए बहुत खुशी है हमें कि ऐसे हो रहा है। कुछ चीज़ें हुई भी हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं भी हुई। तो ये मिक्स बैग है, लेकिन ज़ाहिर है एक ऑर्गेनाइजेशन, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन अकम्पलिशमेंट्स का सारा क्रेडिट तो नहीं ले सकती। बहुत से लोग इस पे काम करने वाले होने चाहिए और पाकिस्तान में ये जो काम है इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, और मुझे खुशी है कि आपके काम को अप्रिशिएट किया गया, रिकग्नाइज भी किया गया। तो सर, हम आते हैं पाकिस्तान के मौजूदा बहरान की तरफ। तो वन क्राइसिस आफ्टर अनदर। तो इस क्राइसिस से निकलने का क्या आपको तरीका नजर आ रहा है? प्रोविंशियल इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को ये खौफ है कि अगर फौरी तौर पर इलेक्शन ना हुए तो मैं पॉपुलैरिटी लूज कर जाऊंगा। तो एम आई राइट इन सेइंग दैट? जी बिल्कुल सही है। इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत की महराज पे हैं इस वक्त, यानी पीक पे है। और वो ये समझते हैं कि ये जो पीक है, उनको माजी का तजुर्बा मालूम है। उनके आफ्टर ऑल 15-20 साल का एक्सपोजर है पॉलिटिक्स में, उन्होंने देखा है उतार चढ़ाव को कि किस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी एक ज़माने में कुछ भी नहीं थी, लोग उन्हें पसंद करते थे लेकिन वोट देने के लिए तैयार नहीं थे। फिर उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी बढ़ी भी लेकिन उतनी नहीं बढ़ी। फिर अचानक उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया। कुछ उनको प्रॉपर क्वार्टर्स से सपोर्ट भी मिल गई और फिर उसके बाद जब वो पावर में आए तो उनकी पॉपुलैरिटी फिर गिर गई काफ़ी हद तक। और पॉपुलर जब उन्हें वजारत उज़्मा से निकाला गया वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, तो फिर अचानक उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ फिर बहुत राइज कर गया है। तो इतने उतार चढ़ाव को देखने के बाद आदमी को महसूस होता है कि ये मकबूलियत तो बड़ी फिकल सी चीज़ है। ये तो आनी जानी चीज़ है, किसी वक्त भी आती है और किसी वक्त भी चली जा सकती है। तो मेरे ख्याल में उनको यकीनन ये खौफ होगा कि अगर कुछ अरसा, चंद महीने और वक्त गुजर गया तो हो सकता है उनकी मकबूलियत का ग्राफ वो ना रहे जो इस वक्त है। तो ये बात सही है बिल्कुल, लेकिन ये तो फौरी किस्म की चीज़ है ना जी। यानी फौरी तौर पे ये इस वक्त एक इशू है जिसका उन्हें सामना है और जिसका मुल्क को सामना है, लेकिन मेरे ख्याल में ब्रॉडर इशू तो ज़रा इससे हट के है। जी जी, क्या है ब्रॉडर इशू आपके ख्याल में? आपने ज़िक्र किया था ना कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर जी सियासी सूरत-ए-हाल जो है जी वो जी बड़ी chaotic है और एक बहरानी सी जी। कैफ़ियत है। तो मैं उसके बारे में कह रहा था कि ये अचानक इसके बारे में गौर करना चाहिए, इससे पहले कि हम ये सोचें कि ये कैसे ख़त्म हो सकती है। ये सोचना बहुत ज़रूरी होगा कि ये पैदा कैसे हुई है। तो मेरे ख़्याल में मैं मुख़्तसरन इसका जो तज्ज़िया करता हूँ वो ये है कि हमने पिछले 70-75 साल से यहाँ एक मसनूई किस्म का सियासी निज़ाम कायम कर रखा है।
हमारे जो मुल्क के जो नक्शागरी करते हैं, यानी जो चीज़ों को शेप करते हैं, और मूवर्स और शेकर्स हैं जो ताकतवर लोग, उनकी मेरे ख्याल में सोच ये थी, अगर मैं सम अप करूं, कि सियासतदान बहुत इनकम्पिटेंट लोग हैं, सियासतदान बहुत करप्ट लोग हैं, और सियासतदानों पे एतमाद नहीं किया जा सकता। लेकिन अब क्या करें कि सियासतदानों को साथ लेके चलना भी है, दुनिया इसके अलावा कोई निज़ाम एक्सेप्ट नहीं करती जिसपे सियासतदान ना हो। तो एक निज़ाम ऐसा बनाया गया जो बड़ा ढकोसला था, जो बड़ा दोगला था, और बड़ा डुप्लिसिटी पे मबनी था, जिसपे सियासतदान आगे थे और उनके पास इख्तियार नहीं था। वो सामने नज़र आते थे कि वही काम चला रहे हैं, लेकिन असल में काम चलाने वाले कुछ और लोग थे जो पीछे बैठे होते थे, इख्तियार उनके पास था। तो इस तरह का दोगला निज़ाम पिछले 70-75 साल से चलता रहा है। दरमियान में ऐसा भी निज़ाम आया जब मार्शल लॉ था, जब टोटल एक ही निज़ाम था, जब वही बाइख्तियार लोग ही इख्तियार में थे। लेकिन दरमियान में जब ये सिविलियन सामने थे, तो वो एक्चुअली उनके पास इख्तियार नहीं था। तो इस किस्म के दोगले निज़ाम के नतीजे में कुछ अरसे तो काम चल गया, कुछ हमें दुनिया से इमदाद भी मिलती रही, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से दुनिया मजबूर थी हमें सपोर्ट करने की। लेकिन जो ही अब ये नॉर्मल हालात हुए हैं, तो अब हमारा जो अंदर का सियासी निज़ाम है, वो इसको सस्टेन करने के काबिल नहीं है, हमारे इश्यूज़ को सॉल्व करने के काबिल नहीं है। वो इसलिए कि ये ढकोसले का निज़ाम है, डुप्लिसिटी पे मबनी निज़ाम है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि इस जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी इख्तितामी अलविदाई तकरीर में जो कहा, वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने माना कि 70 साल से हम सियासी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं, और ये गैर आइनी चीज़ है, और इससे लोगों में हमारा कोई एतबार नहीं रहा, और अब हमने फैसला किया है कि अब हम ये ना करें, और अब हम सियासी मामलात में मदाखलत ना करें। तो अब ये सारा जो बहरान है वो इसी वजह से है कि वो लोग इसमें मदाखलत करते रहे, जिम्मेदारी उनकी नहीं थी, जिम्मेदारी किसी और की थी। तो अब अगर उन्होंने वाकई ये फैसला कर लिया है और उन्होंने इस मैदान में दखल अंदाजी ना करने का फैसला किया है, तो हमारी मुस्तकबिल में ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 2 साल, 3 साल, 4 साल लगेंगे चीज़ों को दोबारा सेटल डाउन होने में। लेकिन अगर उन्होंने मदाखलत करने की फिर वो काम किया जो पहले करते रहे, तो फिर ये काम कभी ठीक नहीं होगा, बल्कि इससे ज़्यादा खराब होगा और बर्बादी बढ़ जाएगी। तो अगर उन्होंने विड्रॉ करने का फैसला किया है तो ठीक है। कुछ अर्सा, जिस तरह मैंने एक दफ़ा लिखा भी था, कि जैसे किसी आदमी को जो नशे का एडिक्ट होता है, वो जब नशा छोड़ता है ना, तो उसको विड्रॉल सिम्पटम्स होते हैं। वो बेचारा बड़ा परेशान रहता है, बेचैन रहता है, उससे कुछ काम नहीं होता, उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो उसको, अगर किसी माहिर आदमी का मशवरा नसीब हो जाए, तो वो ज़रा आहिस्ता-आहिस्ता फिर इस विथड्रॉल सिम्पटम्स के बाद वाक़ई नॉर्मल लाइफ़ गुज़ारने के काबिल हो जाता है। तो इस वक़्त जो हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, वो यूँ लगता है कि विथड्रॉल सिम्पटम्स हैं। इस विथड्रॉल सिम्पटम को देख के हो सकता है हमारे वो लोग फिर ये कहें कि नहीं यार, ये तो विथड्रॉल सिम्पटम्स है, बहुत बुरा हाल है, हमें फिर से इनको अफ़ीम और चर्स देनी चाहिए। और हो सकता है कि वो सब्र करें और कहें कि नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता हम इनको नॉर्मलाइज़ होने में मदद देंगे। तो अब इस पे डिपेंड करेगा कि उनकी क्या सोच है। अच्छा, इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी थी जब वो इक़्तिदार से निकले, क्या उसने बहुत सारे पंडितों को और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी हैरान नहीं किया? वो तो यही समझ रहे थे ना कि इनकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जो ही हम निकालेंगे लोग जो हैं सुख का साँस लेंगे। तो ये क्या, वाज़ इट सरप्राइजिंग फॉर यू पर्सनली? नहीं, नॉट एट ऑल। हुँ, बल्कि मैंने तो ऑन रिकॉर्ड ये ट्वीट्स किए, जिस ज़माने में उनके खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद आ रही थी, हुँ, हुँ, कि ये उनके खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद लाना इंतहाई अहमकाना काम है। हुँ, बिल्कुल हुँ, यही अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए थे, कि आप एक शख्स को जो हुकूमत में बैठा हुआ है, आप उसको मसनूई तरीके से निकाल के, वक़्त से पहले निकाल के उसको आप शहीद बनाएँगे। और हमारे मुल्क में कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि जब किसी आदमी को आप क़ब्ल अज़ वक़्त मसनूई तरीके से हुकूमत से बेदखल करते हैं, तो उसकी पॉपुलैरिटी में बहुत इज़ाफ़ा होता है। हमने ये देखा है। हमने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ये देखा है,
हमने नवाज शरीफ साहब को देखा है, हमने बेनज़ीर साहबा को देखा है। ये बिल्कुल पाकिस्तान की साइकी है, शायद पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरे मुल्कों की भी हो, तो ये बिल्कुल एक अहमकाना काम था जो उन्होंने किया कि 3.5 साल का अरसा गुजर चुका है, अब आप उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए निकाल रहे हैं, तो उसके नतीजे में ये होना ही था कि लोगों की हमदर्दियाँ उनके साथ होती और फिर ये भी मानना चाहिए कि इमरान खान साहब ने अपनी इस हमदर्दी के वोट को बहुत कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया और इसको इज़ाफ़ा किया। लेकिन ये हम मेरे लिए हैरानी की बात नहीं थी। लेकिन मेरा ख़्याल है जो हमारे जो दोस्त इस वक़्त वफ़ाक़ी सतह पे हुकूमत पे हैं, उस वक़्त इतने टेम्प्ट हुए क्योंकि उनको जो पावरफुल हल्के थे उन्होंने इशारा दे दिया था कि अब हम इमरान खान के साथ नहीं हैं। तो उन्होंने कहा ये तो मौका फिर शायद मिले या ना मिले, इस वक़्त कुछ कर गुज़रो। तो उन्होंने इस टेम्पटेशन में आके कर लिया, लेकिन इस अंजाम से गाफ़िल हो गए जो इस वक़्त उनको दरपेश है। अच्छा, बिलाल साहब, ये जो है फैज हमीद के बारे में जो कहा जाता है कि अगर वो हुकूमत ना बदलते तो वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बना देते और फिर जो है वो पॉलिटिकली जो है मैनिपुलेट करते पूरे सिस्टम को। और आपकी क्या नवाज शरीफ साहब से बात हुई इस बारे में? क्योंकि कहा यह जाता है कि नवाज शरीफ साहब हक में नहीं थे इस तब्दीली के, लेकिन शहबाज शरीफ और बाकी लोग जो थे, खासतौर पे जरदारी साहब को ये खौफ था कि ये फैज हमीद को आर्मी चीफ मुकर्रर ना कर दें और हमारा काम खराब ना हो जाए। मेरी नवाज शरीफ साहब से तो कोई बात नहीं हुई इस मौजू पे, लेकिन नवाज शरीफ साहब चूंकि इन लोगों में से निस्बतन एक बैलेंस्ड और बहुत तजुर्बाकार अब सियासतकार हैं, तो उनको शायद इस बात का एहसास होगा कि ये कितनी अहमकाना मूव थी जो इन्होंने की थी। और मुझे ये बताया गया है कि ये बहुत रिलक्टेंटली उन्होंने एग्री किया था, उनको एग्री करना ही नहीं चाहिए था, रिलक्टेंटली क्या। लेकिन ये फैज़ हमीद साहब अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन भी जाते तो क्या होता? हमने माजी में देखा है जिन लोगों को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया कुछ उम्मीदों के साथ, उन्होंने वो कोई उम्मीद पूरी नहीं की। और मेरा ख्याल है फैज़ हमीद साहब भी जब आर्मी चीफ बन जाते तो ज़रूरी नहीं है कि वो उन उम्मीदों को पूरा करते जिन लोगों ने उनसे उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी। आर्मी चीफ फिर अपना और अपने इंस्टीट्यूशन का आदमी होता है। इसलिए और वो ज़रूरी नहीं है कि वो इस वक़्त की जो हुकूमत है यानी पीडीएम और उनके साथी उनके खिलाफ होते। मेरा ख़्याल वो सबको साथ वो चाहते कि सब साथ चलें उनके। तो मेरे ख़्याल में ये एक बड़ी शॉर्ट साइटेड अप्रोच थी। अव्वल तो उनका बनना भी कोई यकीनी नहीं था, लेकिन बन भी जाते तो क्या हो जाता? लेकिन ये करके तो उन्होंने अपने पाँव पे ऐसा कुल्हाड़ा मारा है कि अब उन्हें समझ भी नहीं आ रही कि अब किस तरह इस चुंगल से निकले वो। तो क्या आपकी किसी भी लीडर से बात हुई थी, पीडीएम के किसी लीडर से इस बारे में? उस वक्त उनकी क्या थी राय, क्या थी? देखिए ये जो सिवाय टॉप के यानी टॉप से मैंने मुराद है कि शहबाज शरीफ साहब होंगे या हो सकता है आसिफ जरदारी साहब हों जी। या नवाज शरीफ साहब हों, इनसे तो मेरी बात नहीं हुई। लेकिन इसके अलावा जो नंबर 2 टियर की लीडरशिप है, हम्म। उनसे मेरी बहुत एक्सटेंसिवली गुफ्तगू हुई और सच्ची बात ये है कि वो मेरी तरह वो भी इंतहाई हैरान और परेशान थे कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, उसकी वजह समझ में नहीं आती थी उन्हें। मैं उनसे पूछता था कि आप ये क्यों कर रहे हैं? आप इतने अहमक क्यों हैं? तो उन्होंने कहा हमारी भी समझ में नहीं आती कि क्यों कर रहे हैं हम। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो हमें पता ना हो, लेकिन जो सेकंड टियर की लीडरशिप को तो कोई पता नहीं था। लेकिन आई थिंक अब ये चीज़ें इतनी ओपन हो गई हैं, अब ये पता है मेरे ख्याल में उस वक़्त के आर्मी चीफ कुछ अपने मकासद रखते थे और उनको उन्होंने इस्तेमाल किया इस हुकूमत की तब्दीली को अपने मकासद के लिए और ये लोग भी इस्तेमाल हो गए और कुछ इनको भी ख़्याल था कि ये गलत ख़्याल था कि वो अगर फैज़ हमीद बन जाएँगे तो उनको बहुत नुकसान होगा, तो इसलिए ये कर लेना चाहिए। लेकिन मेरे ख़्याल में ये उनके ख़्यालात दुरुस्त नहीं थे। अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है कि अब पंजाब में आपका ख्याल है कि इलेक्शन मुश्किल हैं, तो कैसे रोके जाएंगे इलेक्शंस? और फिर नेशनल इलेक्शंस जो हैं, वो अगर अक्टूबर में भी होते हैं, तो ऐसा लगता है कि इमरान खान जो हैं, वो क्लियरली जीत जाएंगे, 2/3 भले ना मिले उनको। ये मैं कहने से थोड़ा-सा मैं किसी हद तक हेज़िटेंट हूँ ये बात कहने पे कि इमरान खान साहब अक्टूबर में भी जीत जाएँगे। ये मकबूलियत हमारे यहाँ तो इसका ग्राफ बहुत तेज़ी से गिरता और ऊपर उठता है।
और बहुत सी चीज़ें ऐसी आ गई हैं पब्लिक नॉलेज में, और कुछ और चीज़ें शायद आ जाएं अगले चंद माह में नॉलेज में, और उसके नतीजे में फिर ये होता है कि ग्राफ एकदम एक स्टेज पे जाके अचानक गिरता है। हमने नवाज शरीफ साहब का देखा है, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का देखा है कि 2018 के इलेक्शन से 2 माह पहले तक पीएमएलएन जीत रही थी, और उसका उसका जो पब्लिक ओपिनियन पोल्स है वो यही बता रहे थे। आखिरी 1 महीने में ये अचानक ग्राफ गिरा है पीएमएलएन का, और ये डॉक्यूमेंटेड है। जो पब्लिक ओपिनियन पोल 1 महीने पहले हुए हैं वही इंडिकेट उन्होंने किया कि पीएमएलएन का ग्राफ गिर गया है। इसलिए कि वो जो प्रोपेगेंडा चल रहा था उनके खिलाफ, मैं इस वक्त ये नहीं कहता कि वो सही था गलत था, चोर वाला, उसने अपना असर दिखाना, आहिस्ता आहिस्ता असर दिखाना शुरू किया, और आखिरी महीने में वो फैसला कुन हो गया। तो इसलिए इमरान खान साहब के खिलाफ जो इस वक्त कुव्वतें सफारा हैं, और वो जिस किस्म का उनके बारे में भी एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, और कुछ चीज़ें ऑडियो वीडियो और दूसरे ज़राए से सामने आ रही हैं, उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ में तब्दीली आ सकती है। मैं ये नहीं कहता कि दुरुस्त आएगी गलत आएगी, लेकिन इस मुल्क के अंदर अब टेक्नोलॉजी जो बढ़ गई है उससे पब्लिक की एक्सेस बढ़ गई है। वो तब्दीली जो पहले 1 साल में आती थी अब 1 महीने में आ जाती है लोगों के जहन में। तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि अगले, ये जो इस वक्त इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, और उसको खुले दिल से मानना चाहिए, मैं तस्लीम करता हूँ उनकी पॉपुलैरिटी है, लेकिन ये 6 महीने सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता। लेकिन मेरा ख्याल है अगर हालात ये चलते रहे और ये सस्टेन किया इस पॉपुलैरिटी ने, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के जो मामलात हो चुके हैं जिनमें लोग अपने एग्जिस्टेंस के बारे में फिर होता है कि अब हम हैं या वो है, या हमारी बका है या उसकी बका है। तो जब ये सूरत हाल पैदा हो जाए तो वो किसी हद तक भी जाते हैं, और अगस्त के बाद तो फिर अगस्त तक तो मेरे ख्याल में इनको ये एक आईनी रास्ता भी मिल जाएगा कि 1 साल तक असम्बली की मुद्दत बढ़ा दें। अगस्त से पहले हो सकता है वो असम्बली से एक रेजोल्यूशन पास कराएं और इसकी मुद्दत आईनी तौर पे इमरजेंसी प्रोविजंस के तहत 1 साल बढ़ा लें। 1 साल बढ़ा लें या उससे कुछ कम बढ़ा लें, लेकिन फिर तो आईनी रास्ता होगा ना इनके पास। तो वो भी हो सकता है अगर ये हालात ना बदले। हमने देखा है माजी में तो 11-11 साल इंतखाबात मुलतवी हुए हैं मुस्बत नताइज के इंतज़ार में। ये बहुत सैड है, ऐसे होना नहीं चाहिए। मैं इसके हक में नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमारे बहरान का सबब ही ये है। लेकिन माजी के तजुर्बे की बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ कि शायद ये वही तजुर्बा रिपीट होने जा रहा है। लेकिन पंजाब और केपीके के इलेक्शन को कैसे पोस्टपोन किया जाएगा? देखिए ये मैं पहले बहुत कहता था कि तारीख कौन देगा, और चूंकि हमारे जो माहिर कानूनदान हैं वो खुद कानून को बहुत नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको ये जोम होता है कि हम तो कानून को जानते हैं। अब मैं चूंकि कानूनदान नहीं हूं तो मुझे हर वक्त खटका लगा रहता है कि मुझे कानून को पढ़ना है, मैं देखूं कहाँ है। तो मैं ये कहा करता था कि सदर ममलकत के पास है ये पावर डेट देने की, गवर्नर्स के पास नहीं है। लेकिन उस वक्त कोई नहीं मानता था, एंड में ये बात वाज़ेह हो गई कि वो सदर ममलकत के पास है, क्योंकि हमारे इलेक्शंस एक्ट का जो सेक्शन 57 है उसके अंदर ये बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है। उसके अलावा आइन में कुछ नहीं लिखा हुआ इस बारे में कि डेट कौन देगा। इसी तरह अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे इलेक्शंस एक्ट का जो सेक्शन 58 है वो ये रास्ता फराहम करता है इलेक्शन कमीशन को कि वो अगर चाहे तो इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील कर सकता है, और चाहे तो नया शेड्यूल दे सकता है। ये बिल्कुल कानूनी बात है, या आईनी बात है। लेकिन इसके लिए उन्हें वजूहात जो हैं वो रिकॉर्ड करनी होंगी कि क्या वो वजूहात है जिस बुनियाद पे ये कर रहे हैं, और उसकी सिर्फ इतला देनी होगी सदर ममलकत को। ये सेक्शन 58 में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, और इस सेक्शन के मतबादल सेक्शन का इस्तेमाल भी हो चुका है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई थी तो उस ज़माने में कोई 1.5 महीने के करीब इलेक्शन आगे हुए थे, और वो इसी तरह के सेक्शन के इस्तेमाल की वजह से हुए थे, और किसी ने उसको चैलेंज भी नहीं किया था, और वो इलेक्शन कमीशन ने किए थे। लेकिन अब ज़ाहिर है कि हालात मुख्तलिफ हैं, अब इसको चैलेंज तो करेंगे और शायद अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन इब्तदाई तौर पे इलेक्शन के शेड्यूल को तब्दील करना इलेक्शन कमीशन का काम है,
हुकूमत गालिबन ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा कि सिंध के लोकल गवर्नमेंट फेज 2 के इलेक्शन 3 दफा मुलतवी हुए थे, इसलिए कि सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एक कन्विंस किया था कि उनके पास वो मैन पावर नहीं है, जिसकी बुनियाद पे वो सिंध के अंदर जो तूफान और बारिशें हो चुकी हैं, उसकी रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन का काम करने में लोग मसरूफ हैं, इसलिए इलेक्शन नहीं करवा सकेंगे लोग। तो इलेक्शन कमीशन ने 3 दफा उनकी बात मानते हुए इलेक्शन को पोस्टपोन किया, कराची, हैदराबाद, फेज 2 ऑफ सिंध लोकल गवर्नमेंट। और बिलाखिर फिर चौथी दफा फिर जब उन्होंने कहा, तो चौथी दफा इलेक्शन कमीशन ने बात नहीं मानी, तो फिर इलेक्शन हुए चौथी दफा। तो अब भी ये अगर हुकूमत कन्विंस कर सकती है, तो ठोस वजूहत दे सकती है, सिक्योरिटी रिस्क बता सकती है, माली परेशानियां बता सकती है, ह्यूमन रिसोर्स की अनअवेलेबिलिटी बता के कन्विंस कर सकती है। अगर इलेक्शन कमीशन कन्विंस हो जाएगा, तो फिर वो इलेक्शन पोस्टपोन शायद कर दे, और उस सूरत में फिर इलेक्शन, ये बात जाएगी सुप्रीम कोर्ट, वो फैसला करेंगे। और अगर इलेक्शन कमीशन कन्विंस ना हुआ, तो वो उसी तरह कहेंगे कि नहीं, अभी इलेक्शन होंगे इसी टाइम पे और हम इस बारे में कन्विंस नहीं है। तो इस वक्त एक कन्विंस करने का अमल चंद दिन से जारी है और अगले चंद दिन जारी रहेगा, और फिर उसके नतीजे में फैसला होगा। अच्छा, इमरान खान साहब को जो अदालतों में चैलेंजेस दरपेश हैं, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। एक तो ये है कि वो जो तोशा खाने के जो गिफ्ट्स मिले उनको, वो केस है जो एडिशनल सेशन जज सुन रहे हैं। उसके अलावा जो है, इन पे एक इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने एक अपनी बेटी है जो इनकी, हु वाज बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक, टिरियन वाइट, सीता वाइट की जो बेटी है, कि उसको इन्होंने अपने बच्चों में डिक्लेयर नहीं किया। तो उसने केस किया था कैलिफोर्निया में, आपको याद होगा। तो उसमें खान साहब ने जो बयान दिया था वो ये था कि मैं कैलिफोर्निया या इंग्लैंड में नहीं रहता, अगर ये केस पाकिस्तान में वो लाएं तो मैं बड़ी खुशी से ब्लड सैंपल भी दे दूंगा और मैं इसके साथ कोऑपरेट भी करूंगा। तो अब क्या सिचुएशन है? देखिए, मेरी राय में तो ये बेटी या जो सब्जी है कि जिसे कहना चाहिए कि जिसका क्लेम किया जाता है कि उनकी बेटी है, इसका मामला हो या तोशा खाना से जो प्रोसीड्स हासिल हुई उनको बर वक्त अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज के स्टेटमेंट्स में डिक्लेयर ना करने का मामला हो, या फॉरेन फंडिंग में कुछ उन बेजाब्तगियों का मामला हो जिसका इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में तफसील के साथ जिक्र है। तो इन तीनों केसेस में ये पोटेंशियल तो है कि इसके नतीजे में इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को नुकसान हो सकता है, यानी इसका इम्कान मौजूद है। वो जिस तरह कहते हैं ना जी, हिस्ट्री डिपेंड्स ऑन हु राइट्स इट, इसी तरह बाज़-औक़ात केसेस का फैसला भी इस पे होता है कि डिपेंड्स ऑन हु हियर्स द केस। तो अदालतों के अंदर इंसान बैठे होते हैं, वो हो सकता है वो किस तरह से केसेस को लेते हैं। हमने देखा ना, डिफेक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बहुत दुनिया ने उसके ऊपर मुखालफत की। कुछ 5 में से 2 जजों ने भी कहा कि ये इज़ रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बहरहाल 3 जजों ने फैसला किया। उसके नतीजे में पंजाब का फैसला हुआ, उसके नतीजे में सारी स्कीम बदल गई। तो अब भी ऐसे हो सकता है कि कुछ ऐसे फैसले हों, लेकिन मेरे ख्याल में ये तीनों मुकदमे ऐसे हैं जिनकी वजह से इमरान खान साहब का मुस्तकबिल खतरे में हो सकता है। तो उसके बाद फिर क्या होगा? अगर वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएं तो वो एक कायद के तौर पे तो फिर भी रह सकते हैं, उन्हीं का हुक्म चलेगा। जी हाँ, मेरा तो ख्याल ये है कि अगर फ़र्ज़ करें उनकी पार्टी भी गैर कानूनी करार दे दी जाए जी। और उसके बाद दूसरे दिन एक पार्टी बन जाए पीटीआई की बजाय पाकिस्तान इंसाफ तहरीक, पीआईटी, हम्म। तो सारे लोग उसमें शामिल हो जाएंगे और सारा कारोबार उस तरह चलता रहेगा अगर इमरान खान साहब का नाम उसके साथ एसोसिएटेड होगा। तो ये कानूनी बातें और ये इस तरह की बातें सियासत में ज़रूरी नहीं कि कोई फैसला कुन किरदार अदा करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएँ और कुछ और लोग भी उनकी पार्टी के डिस्क्वालीफाई हो जाएँ इन मुकदमों के नतीजे में, तो उस सूरत में जो पार्टी के अंदर जनरली एक
मैं समझता हूँ कि डिमोरलाइजेशन होगी। और फिर आपको पता है ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं ये इलेक्टेबल्स हैं। वो उन लोगों के साथ होते हैं जिनके बारे में उनको यकीन होता है कि ये जी नेक्स्ट आने वाली पार्टी ये है। तो जब इस तरह की चीजें होने लगे तो फिर वो इलेक्टेबल्स ये अंदाजा लगाते हैं कि ये पार्टी तो नहीं आने लगी, तो वो भी अपना रुख बदल देते हैं। तो मेरे ख्याल में एक सीरियस सेटबैक होगा पार्टी को भी और इमरान खान साहब को भी अगले इलेक्शन में। और उसका और सेटबैक इस सूरत में होगा जब पब्लिक ओपिनियन के ऊपर इसका असर होगा। अगर ये मुखालफिन जो ये लोग इमरान खान के मुखालफिन है, ये अगर इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे वोटर्स के साथ और एक कम्युनिकेशन के जरिए राय बदल देंगे, जो कि इमरान खान साहब ने बदली है एक से ज्यादा दफा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के टॉप कम्युनिकेटर है इमरान खान साहब, उसको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। हालांकि वो कोई ऐसे मुरवजा सियासतदान नहीं है कि उनके खानदान में सियासत हो, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं और लोगों को उनके जहन बदल देते हैं, अगर इस तरह की कोई कम्युनिकेशन होगी इनके मुखालफिन की तरफ से, और ये जो अगर किसी केस में उनके खिलाफ फैसला होता है तो राय पब्लिक की तब्दील हो जाती है, तो फिर नुकसान होगा इमरान खान साहब को। सिर्फ पब्लिक ओपिनियन अगर मौजूद रही उनके हक में और सिर्फ कानून वानून के जरिए उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई किया, तो फिर इमरान खान साहब का जो नुकसान होगा बड़ा शॉर्ट लिव्ड होगा। वो वापस आएंगे, पूरी बाबताब के साथ आएंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि 2018 में डॉन की खबर के मुताबिक इमरान खान ने जो इनकम टैक्स दिया वो 2.25 लाख के करीब था, 2,82,000। 2019 में जो उन्होंने टैक्स दिया वो 9.85 मिलियन था, यानी 98 लाख से भी ज्यादा। तो इस तरह के मसाइल भी तो है ना उनके लिए। और फिर ये भी कुछ लोग कहते हैं जी उन्होंने एक सड़क बनवा दी, वो तोशा खाने से 10 करोड़ का उन्होंने फायदा उठाया, 2 करोड़ जमा करवाए, 8 करोड़ का कम से कम फायदा उठाया, लेकिन उन्होंने एक सड़क बनवा दी। वो सीडीए के फॉर्मर चेयरमैन का कहना है कि उस सड़क पे तो सिर्फ 30 लाख रुपए उन्होंने दिए थे। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं जी कि उसके बाद फिर उनके एसेट्स जो बढ़े थे वो कम भी हुए, और फिर उन्होंने जो अपना 300 कनाल का बनी गाला में उनका घर है वो उन्होंने वसीयत की है कि वो उनके बाद पार्टी को दे दिया जाए। क्या कहते हैं आप इन सब चीजों के बारे में? अच्छा देखिए, उनके बाद पार्टी को दे दिया जाए, ये मेरे लिए न्यूज़ है। ये अगर है तो ये तो बहुत अनप्रेसिडेंटेड है और बहुत बड़ी बात है। आई थिंक बड़ी फ़याज़ाना बात है इमरान खान साहब की कि उनकी ये प्राइज़ पोज़ेशन है और ये पार्टी को चला जाएगा, तो इसका मतलब है ये बहुत बड़ी बात है। मेरा ख़्याल है दूसरे सियासी रहनुमाओं को भी कायद-ए-आज़म के बाद और कायद-ए-मिल्लत शहीद लियाक़त अली ख़ान के बाद मेरा नहीं ख़्याल कि किसी और आदमी ने इस तरह की कुर्बानी का किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। पहले तो मैं इसकी तहसीन करना चाहता हूँ। तो दूसरी बात आपने ये आपने ये बात नहीं सुनी, मैंने भी पीटीआई के एक सपोर्टर से ही ये बात सुनी, और नहीं, मैंने मैंने नहीं मीडिया में कोई रिपोर्ट ऐसी देखी नहीं है। हाँ, ये मैंने भी नहीं सुनी, लेकिन सपोर्टर और मोहब्बत में गिरफ्तार लोग तो कई बातें करते हैं। हम्म। हो सकता है सही हो और हो सकता है सही ना भी हो। लेकिन अगर ये बात वाक़ई है तो इसको तो मीडिया में आना चाहिए, और अगर ऐसा है तो ये बहुत काबिल तारीफ़ बात है। तो एक तो ये बात है। लेकिन अब मैं भूल गया हूँ पहली बात क्या कही थी शकील साहब? हाँ, मतलब ये है कि तोशा खाने से उन्होंने जो फवायद उठाए और उनके एसेट्स हाँ। में अचानक इजाफा हुआ था जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, बहुत बड़ा इजाफा। देखिए, मैंने उनके जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के स्टेटमेंट्स हैं या उनके इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका बहुत बारीक-बेनी से तो मुतालिया नहीं किया। जी। ना मैंने किसी को देखा है किसी ने किया हो। लेकिन ये ऐन मुमकिन है, ये चीज़ मुमकिन है कि किसी का इनकम टैक्स अचानक बढ़ जाए क्योंकि उन्होंने अपनी हो सकता है कोई एसेट डिस्पोज़ ऑफ किया हो, को कहीं से उनको आमदनी ऐसी हुई हो, उसकी वजह से टैक्स भी बढ़ गया हो। तो उसको जब उन्होंने ये लिख के सब कुछ किया है, तो मेरा ख़्याल ये है कि उनके पास इसकी कोई तौजीह भी होगी, एक्सप्लेनेशन भी होगी। मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत सीरियस बात है। टैक्स का बढ़ जाना, टैक्स का कम हो जाना, एसेट्स का कम और ज़्यादा हो जाना। एक ज़माने में हम ये एम-एन-एज़ के
सासों की हम छापा करते थे उनके निकाल के, और उसकी एक बड़ी वजह ये होती थी, हमने ये महसूस किया कि एक आदमी के जो असासे हैं वो बहुत ज़्यादा इसलिए भी बढ़ जाते हैं कि उसकी जो एंसेस्ट्रल ज़मीन है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और जब वैल्यू बढ़ जाती है तो फिर ज़ाहिर है आपको लेटेस्ट वैल्यू लिखनी होती है, तो उसका ये वजह नहीं है कि उसके पास कोई नए असासे आ गए हैं। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा-सा किसी को फोरेंसिक ऑडिट करके देखना पड़ेगा कि उनके ये क्यों बढ़े इनकम टैक्स, लेकिन बढ़ सकते हैं, जेन्युइनली भी बढ़ सकते हैं, इसलिए कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं है। और बाकी ये जो उन्होंने जो चीज़ें आपने पूछी हैं, मेरा ख्याल है ये बातें बहुत दफ़ा डिस्कस हुई हैं। मिसाल के तौर से उनका जो बनी गाला की जो जिस लैंड के ऊपर उन्होंने घर बनाया है, उसको भी वो बिल्डिंग रूल्स की वायलेशन थी, उसको रेगुलराइज़ किया गया, वो उसके ऊपर भी सवालात उठाए जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल उसके ऊपर ठप्पा लगा के उसको रेगुलराइज़ कर दिया था। वरना वो भी काफ़ी काफ़ी था इमरान खान साहब के बारे में उनकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाने के लिए। तो ये बातें तो हैं, लेकिन ये साबित करना और उसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये 3 बातें जो मैंने कही हैं, इस पे काफ़ी काम हुआ है। जो उनका तोशाखाने का मामला है, उसमें उन्होंने गलती की है, वाक़ई उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। अब ये अदालत देखेगी कि अगर 1 साल डिक्लेयर नहीं किया और फिर अगले साल डिक्लेयर कर दिया, तो क्या उनको माफ़ कर देना चाहिए या वो उनकी गफ़लत है, उसका ख़मियाज़ा उन्हें भुगतना चाहिए। अब और दूसरी बात जो फॉरेन फंडिंग का केस है, उसमें भी अदालत क्या व्यू लेती है, उस पे डिपेंड करता है, लेकिन चंद बहुत खौफ़नाक किस्म के उसके अंदर इर्रेगुलरिटीज़ हैं मौजूद। लेकिन मैं यहाँ ये भी कह दूँ, शकील साहब, इंसाफ का तकाज़ा है कि बात कही जाए कि इमरान खान साहब की पार्टी ने अपनी पार्टी का जो हिसाब-किताब है, जितनी बारीक-बीनी के साथ रखा है, चूँकि मैंने ये एसेट्स का उनका ये जो फंडिंग का केस है, इसको गौर से देखा है, जितनी बारीक-बीनी से उन्होंने अपने हिसाब रखा है, बुक कीपिंग की है, किसी और पार्टी का उसके करीब भी नहीं आते, सिवाय जमात इस्लामी के। जमात इस्लामी ये काम करती है, कोई और पार्टी नहीं करती। इन्होंने बहुत बारीक, और शायद ये फँसने की वजह भी यही थी कि हर चीज़ का उन्होंने बैंक के ज़रिए से ट्रांज़ैक्शन हुई थी, रिकॉर्ड मौजूद था। तो अब वो अदालत उसका व्यू एक जेनरस व्यू लेती है या एक स्ट्रिक्ट व्यू लेती है, उस पे बहुत डिपेंड करता है। तो इसलिए ये 3 ऐसे काम हैं जिस पे उनके और फिर उनकी बेटी का मामला है। तो ये इस पे फँसने के चांस हो सकते हैं, लेकिन मच डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट्स। अच्छा, आखिर में उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके हवाले से बताइएगा, खासतौर पे इंडिया के हवाले से। तो वो काफी हार्श स्टेटमेंट्स देते रहे, और हमारे हार्ड लाइनर समझे जाने वाले एम्बेसडर अब्दुल बासित भी उसके शाकी हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर को दूसरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या उनके पास अच्छे एडवाइजर्स नहीं थे? क्या वो फॉरेन ऑफिस की बात नहीं सुनते थे? नहीं, एडवाइज़र्स की कोई कमी नहीं थी उन्हें, ये उनका अपना इन्फरादी मिज़ाज है। वो जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जिस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना वो गुफ्तगू करते हैं, मैं समझता हूँ उनकी ख़ारिजा पॉलिसी नहीं, ओवरऑल उनकी गवर्नेंस जो है, वो इंतहाई गैर मयारी गवर्नेंस थी। वो बहुत पर्सनलाइज़्ड गवर्नेंस थी, कोई तैयारी नहीं थी, और वो उसके लिए वक़्त उस तरह का देने के लिए भी तैयार नहीं थे। उनके पास ना टीम थी, ना वक़्त था, ना तजुर्बा था। तो उन्होंने गवर्नेंस में भी बहुत गलतियाँ की हैं, और ख़ारिजा पॉलिसी में तो मैं समझता हूँ इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है। हमारे सामने मिसालें हैं, वो कमिट करके आ गए कि आप वो मलेशिया जाएँगे, आपने अपने ओआईसी की जो दूसरी क़यादत थी उसके साथ आपने डिस्कशन भी नहीं की। आप इंडिया के बारे में इस तरह के बयानात देते रहे, उसके बाद अमेरिका के बारे में ऐसे बयानात देते रहे, कैबिनेट के अंदर इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू होती रही। तो मैं समझता हूँ कि वो ग़ालिबन एक कैजुअल मिज़ाज के शख़्स हैं। अल्लाह ने उनको बहुत सलाहियतें दी हैं। वो लोगों को कम्युनिकेट करके उनको अपने साथ मिला सकते हैं, चला सकते हैं। मुल्क के अंदर ही नहीं, मुल्क के बाहर भी, और कायदीन को भी, अमेरिका का सदर हो, बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म हो, उसको भी वो कन्विंस करके अपना हमनवा बना सकते हैं। यूएनओ में जाएँ तो तकरीर करके दुनिया को सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। लेकिन गवर्नेंस और चीज़ों को एक
प्रॉपर तरीके से संजीदगी के साथ, बुर्दबारी के साथ और सस्टेनेबिलिटी के साथ चलाना इनका मिजाज नहीं है। उनको मेरे ख्याल एक प्रेसिडेंट या चेयरमैन होना चाहिए तहरीक का, वजीर आजम नहीं होना चाहिए। ये बोर्ड के चेयरमैन हो सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकते। मेरी जाती राय में, मैं बड़ी बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि इनकी सलाहियतों का ये सही इस्तेमाल नहीं है कि इनको चीफ एग्जीक्यूटिव बना के फाइलें देखने पे मजबूर किया जाए, उसमें गलती कर सकते हैं। तो खारजा पॉलिसी में तो इन्होंने बहुत हमालिया बड़ी गलती की है, हम उसका खमियाजा अभी भी भुगत रहे हैं, सिर्फ इंडिया के मामले में नहीं, दूसरे मुल्कों के बारे में। और उन पे जो एक और इल्जाम जो लगाया जाता है वो ये है कि वो ऐसे सब्सटेंसेस लेते हैं जो नारकोटिक्स होती हैं, इस तरह के। इज देयर एनी सब्सटेंस टू दीज एलिगेशंस? आपकी क्या है? यू आर अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन। देखिए, मैं तो इस बारे में मैं समझता हूं कि हमें कोई बात करनी ही नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल वो हमारे मुल्क के साबिक वजीर आजम हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के कायद हैं, और जब तक कोई ठोस बुनियाद ना हो ये बात कहने की, मेरे ख्याल हमें कहनी ही नहीं चाहिए। बहुत लोग बातें करते हैं, उनकी साबका बेगम जो है रेहाम खान, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है, और रेहाम खान ने बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जो बाद में सच साबित हुई हैं, ये भी बात सही है। लेकिन मैं हर बात उनकी सही मानने को तैयार नहीं हूँ जब तक उसका कोई सबूत ना हो। तो मैं, सच्ची बात है, मैं इस बारे में मैं नहीं समझता कि इस बात पे, मैं तो यही कहूँगा कि इस पे कोई सदाकत नहीं जब तक कि हम कोई दूसरी बात, कोई सबूत हमारे सामने आके खड़ा ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच अहमद बिलाल महबूब साहब। बहुत शुक्रिया जनाब, माय प्लेजर सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी।